11.6 decimeter cube of oxygen gas is present at 30 degrees centigrade. At constant pressure, it is heated to 150 degrees centigrade. Calculate its final volume. सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लैंग्वेज है। आपका सबसे पहला काम ये है कि इस लैंग्वेज को पढ़ें और उसके हिसाब से तय करें कि क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, और उसे डेटा में लिखें। आपको दिया है 11.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस। दिस शुड बी आवर इनिशियल वॉल्यूम। At a temperature of 30 degree centigrade, which is obviously the initial temperature. और फिर कहा है कि if at constant pressure it is heated to 150 degree centigrade, which is our final temperature, we have to calculate the final volume. Pressure constant है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल वॉल्यूम निकालना है। चार्ल्स लॉ की परफेक्ट सिचुएशन बन रही है। अब एक बात को जहन में रखना है, जब हम कर रहे थे बॉयज लॉ तो मैंने खास तौर पर आपसे कहा था ऐसे सवालात जिनमें इनिशियल और फाइनल कंडीशन डबल स्टेट फॉर्म के जो कहलाते हैं, जिसमें एक चीज की इनिशियल वैल्यू भी है और फाइनल वैल्यू भी है, उसमें हमारा कोई फेवरेट यूनिट नहीं होता। यानी ये नहीं होता कि अगर आपको प्रेशर दिया है तो ये इसी यूनिट में लाना है चाहे कुछ भी हो जाए, नो। बल्कि उसमें सीधी सी शर्त होती है कि दोनों प्रेशर यानी इनिशियल और फाइनल, उनका जो भी यूनिट हो सेम होना चाहिए। सो इसलिए उन सवालों में अगर P1 टॉर में था तो हम कहते थे P2 भी टॉर में हो, यूनिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वॉल्यूम फर्ज कर लें CM क्यूब में दिया हुआ है, एक CM क्यूब में है, एक DM क्यूब में है, तो हम आपसे ये कहते थे कि दोनों को सेम बना दें, चाहे दोनों को DM क्यूब बना दें, चाहे दोनों को CM क्यूब, जवाब सेम आएगा। तो ये किस सूरत में आपको सहूलत मिली हुई है? When you have a questions where you have double state of the same quantity, एक ही चीज इनिशियल भी है और फाइनल भी है, तो वहां होता था ना P1 P2 होता था, V1 V2 होता था। तो हमारी शर्त क्या होती थी? जो भी यूनिट हो सेम हो। हमारा कोई फेवरेट यूनिट नहीं है कि जी वॉल्यूम हमेशा इसी में रखना, नो 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 नो, उसी में भी रखो, सेम रखना। अब आप आ गए चार्ल्स लॉ। आपने पढ़ा चार्ल्स लॉ, उसमें खास तौर पर कहा गया कि the volume of the given mass of gas is directly proportional to absolute temperature. The temperature is absolute if it is taken in Kelvin. इसका मतलब है इस सिचुएशन में फेवरेटिज्म है, टेम्परेचर में फेवरेटिज्म है। हमारा फेवरेट यूनिट है केल्विन, क्योंकि लॉ केल्विन में डिफाइन किया गया है। टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड पर चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट पर चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। पूरे लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बार यही कही, टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन केल्विन। इसका मतलब है आपको ये नसीहत हो गई, प्रेशर कोई नहीं है, जो इनिशियल प्रेशर हो उसी को फाइनल प्रेशर के यूनिट में डाल दो, हमें एतराज नहीं। जो इनिशियल वॉल्यूम हो वही फाइनल वॉल्यूम का यूनिट हो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को इस काबिल बना लें, जहां टेम्परेचर नजर आया उसे केल्विन में चेंज करना है। टेम्परेचर में हमारा फेवरेट यूनिट है और वो है केल्विन। कुछ भी हो जाए, ये मत कहिएगा T1 T2 दोनों डिग्री सेंटीग्रेड में, सर ने कहा था एक ही होना चाहिए, चलता है, नो।
ये बाकी सब में चलता है, टेम्परेचर में नहीं चलता। टेम्परेचर के लिए केल्विन होना ज़रूरी है, और केल्विन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो एग्जैक्ट 273.16 है, लेकिन आसानी की खातिर हम 16 इग्नोर कर देते हैं डेसिमल वाला, और 273 ऐड करके भी बात बना लेते हैं। जाहिर सी बात है, हमारी कैलकुलेशन को इतनी सेंसिटिव तो है नहीं कि उसमें इतना ज़्यादा एक्यूरेसी हमें चाहिए हो, तो इसलिए आसान काम करते हैं, 273 ऐड करेंगे तो T1 बन जाएगा 303 केल्विन। अब सही है, 273 ऐड करेंगे तो T2 बन जाएगा 423 केल्विन। कुछ भी हो जाए, टेम्परेचर का यूनिट हर हाल में चेंज किया जाएगा। अब आपने कहा ओके, फॉर्मूला है मेरे पास V ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2, और मुझे किसे निकालना है, V2 को निकालना है। तो मैं अपना फॉर्मूला V2 के हिसाब से अरेंज, तो मेरे आती है मैथ्स, ये बन जाएगा V2 बराबर हो जाएगा ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय T2। सारी वैल्यूज मौजूद हैं, पुट करते हैं। V2 निकालने के लिए V1 है 11.6 डेसीमीटर क्यूब, फिर वही बात है, यूनिट के साथ लिखें अच्छा लगेगा, लेकिन बगैर यूनिट के भी लिखेंगे तो भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीचे आएगा T1 विच इज 303 केल्विन मल्टीप्लाई बाय 423 केल्विन विच इज T2। तो अब ये जो सारी वैल्यूज हमने लिखी हैं, इसके बाद वाला काम कैलकुलेटर का है, आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यूज को पुट करेंगे, ऊपर रखेंगे 11.6, डिवाइड करेंगे 303 से और मल्टीप्लाई करेंगे 423 से, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 16.19। जैसा कि मैंने कहा है, फिलहाल इस बात की आदत डाल लीजिए कि जब भी आप कोई जवाब लिखें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखें नॉन जीरो, यानी जीरो के अलावा। अगर जीरो आ रहा है तो फिर आपको 3 डिजिट लेने पड़ेंगे ताकि 2 नॉन जीरो डिजिट्स आए। तो 16.19 मेरा मसला हल हो गया। तो ये है पहला सवाल जिसके 2 मकसद थे। एक तो आपको चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला याद दिलाना कि इससे करना है, बॉयज लॉ में P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 था, और दूसरा ये याद दिलाना है कि यहाँ ये शर्त बहरहाल लगेगी कि टेम्परेचर को हर हाल में केल्विन में चेंज करना है, इसके बगैर का नहीं चलेगा। तो ये मैंने अपनी तरफ से सवाल कराया था आपको स्टार्ट लेने के लिए। किताब एक ही सवाल दिया हुआ है और इसी तरह का है जैसा ये बना हुआ है। अब मैं वो करूंगा, फिर एक आधा सवाल हम और प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। जी बेटा असद रहमान, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे ये पूछना था, आपने बोला बोल रहा हूँ सर, टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना है सर, ये सिर्फ चार्ल्स लॉ में करना है, बॉयज लॉ में भी यही करना है? बेटा बॉयज लॉ में टेम्परेचर आता था? नो सर, तो मैं क्लास नहीं ली ना, क्या करवाना, इसलिए सर। चलो ठीक है। बगैर जो बोलते हैं ना उसको कहते हैं वक्त ज़ाया कराना। अगर फर्ज कर लीजिए बॉयज लॉ में भी आ गया ना टेम्परेचर, उसे केल्विन में चेंज करना है। दीवार पे भी लिखा हुआ नजर आए ना कभी टेम्परेचर, केल्विन में चेंज करना है। आप इस बात को अपने पल्ले से मान लें बस, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, दिस इज फ्रॉम द बुक। तो ये बुक वाला मुझे इसलिए बड़ा ज़रूरी लगता है कि दैट गिव्स अस द स्टैंडर्ड वी आर एक्सपेक्टिंग टू फेस इन आवर एग्जाम, क्योंकि ये जहन में रहे, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, ये वो सारे टॉपिक हैं जिनके लेवल्स हैं। आपने तो खैर इसे मैट्रिक की फिजिक्स में पहली दफ़ा पढ़ा होगा, मैंने या मेरी एज वाले जो लोग थे, हमने इसे सबसे पहले 9th में पढ़ा था। 9th में पढ़ा था केमिस्ट्री में, मैट्रिक में पढ़ा था फिजिक्स में,
फर्स्ट ईयर में पढ़ा था केमिस्ट्री में, सेकेंड ईयर में पढ़ा था फिजिक्स में, फिर इवन थर्ड ईयर जो बीएससी पार्ट 1 होता है उसमें भी हमने इसे केमिस्ट्री में पढ़ा था। 5 साल तक पढ़ते रहे हम। तो हर दफा इसमें थोड़ा थोड़ा एडवांस होता गया मामला। यानी यस, ये इतने सिंपल लॉज हैं, इनसे भी ऐसे सवाल बना सकते हैं कि आप घूम जाएंगे ये क्या हो गया। तो हम लेवल देखकर सवाल बनाते हैं, इसलिए हमने कहा बुक वाले क्वेश्चन आपको ये आउटलाइन बताते हैं कि हाँ इस रेंज के सवाल ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसी को वो थोड़ा आगे पीछे कर देंगे और इसी तरह से पूछेंगे हमसे। तो इसलिए वो बड़े अच्छे हैं कि बुक वाले क्वेश्चन हैं और बुक वाले भी इम्तिहान में आया है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है, से देख रहा है एक शार्क 3.8
अस्सलाम वालेकुम ऑफ लेट्स कंटिन्यू। तो ख्याल रखिएगा कि थोड़ा मुझे अनस्टेबल नेट अगर है तो जरा हमारा ताकि ऐसा ना हो। सो अगेन आई एम बैक और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि अब सही रहेगा मामला। मेरी प्रॉब्लम पेज 40, a child's balloon has a volume of 3.80 decimeter cube when the temperature is 35 degrees centigrade. What is the volume? If the balloon is put into a refrigerator and cooled to 5 degrees centigrade, assume that pressure inside the balloon is equal to atmospheric pressure at all times. तो अब चाइल्ड्स बलून का अब ये एक बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल से एग्जांपल दी है हमने कि बच्चों के जो गुब्बारे होते हैं बलून, वो एक 3.8 डेसीमीटर क्यूब का गुब्बारा है फर्स्ट कर लें, तो 3.8 लीटर डेसीमीटर क्यूब एक ही होता है और टेम्परेचर कराची वाला है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वो बच्चा अपने गुब्बारे को फ्रिज में रख दे, जो रेफ्रिजरेटर वाला हिस्सा होता है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री होता है, पड़ता है तो टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम भी हो। तो अब वो ये पूछना चाहते हैं कि अगर वो उस बलून को जो कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मल टेम्परेचर पे था, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वॉल्यूम इफ द बलून इज पुट इनटू ए रेफ्रिजरेटर एंड कूल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दें तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा। आप बताइए कितना कम हो जाएगा। साथ में उन्होंने बता दिया कि ये असम्पशन है कि इस दौरान में प्रेशर जो है बलून का वो वही है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट है। क्योंकि चार्ल्स लॉ के लिए ये कंडीशन है तो उसकी फिगर आप मत कीजिए, वो हमने आपको क्लियर कर दी। आप अपना न्यूमेरिकल पे फोकस कीजिए। तो ये सवाल को बस बना दिया, वरना बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है 3.8 डेसीमीटर क्यूब, आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड,
आपके पास फाइनल टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और आपको फाइनल वॉल्यूम चाहिए, तो एग्जैक्टली वही डाटा बन रहा है। दोनों टेम्परेचर दिए हैं, इनिशियल वॉल्यूम दिए, फाइनल वॉल्यूम निकालना है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, टेम्परेचर्स को केल्विन में चेंज करना। 308 टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करें, ये हो गया 278। अब बिल्कुल उसी तरह सवाल सॉल्व होगा। मेरे ख्याल में काफ़ी आसान बात हो गई, दो एक जैसे सवाल हो गए। तो उसी तरह आपको V2 निकालना है और उसका फॉर्मूला हो जाएगा V1/T1 मल्टीप्लाई बाय T2 और आप ये वैल्यूज रखेंगे 3.80 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय T1 अब मेरे पास है 308 और T2 मेरे पास है 278। सो इफ आई सॉल्व दीज ऑल, ये सारे के सारे कैलकुलेट करें कैलकुलेटर की मदद से और आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 3.8 को डिवाइड करेंगे हम 308 से और मल्टीप्लाई करेंगे 278 से and get 3.42 आंसर। तो अब अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं और आंसर में डेसिमल के बाद कोई नंबरों में फ़र्क आ रहा है, आपका 3.43 आ गया या 3.5 के करीब, तो इतने बहुत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब चलता है, ठीक है ना। लेकिन अगर एग्जैक्टली इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे तो फिर यही जवाब आएगा, ठीक है, 3.42 डेसीमीटर क्यूब। सो ये हो गया। अब दोनों सवालात में एक ही काम किया है हमने आपको वॉल्यूम निकालने को कहा है और दोनों टेम्परेचर्स दिए हैं। तो अब ज़रा टेम्परेचर भी निकालने को कहते हैं और वॉल्यूम दे दें, थोड़ा सा स्विच करें क्वेश्चन को। तो वो अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन में करते हैं। रामिस खालिद क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर मुझे ये पूछना था कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ना बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी पॉइंट के बाद, तो हमें कितनी वैल्यूज लेनी चाहिए, 2 लेनी चाहिए या 3 लेनी चाहिए? क्वेश्चन में यही बात बताई थी कि डेसिमल के बाद आप दो नॉन जीरो डिजिट्स, ओके, अगर बीच में 0 हो, शुरू में 0 हो तो हम 3 लें। फिर बस जीरो के अलावा दो लेंगे, किस्सा खत्म। अंग्रेजी में कह दिया इसलिए वो मसला हो गया ना, जीरो के अलावा दो लेंगे, ठीक है। थैंक यू। पहाड़ी नहीं खड़ी कर देंगे कि आप कहें कैलकुलेटर भरा हुआ था तो हम भी भर दें, बस ये नहीं करना, ठीक है। तो बाकी इसका रूल है प्रॉपर, वो हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, इसलिए मैंने कहा फिलहाल। तो ये बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं होता। और अगर फर्ज कर लें मैं फिर ये बता दूं, बच्चे हैं ना बेचारे, हर बात पे परेशान होते हैं। फर्ज कर लें किसी बच्चे ने 3 वैल्यू लिख दी, तो यार कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, वो भी सही है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा नहीं है, बस ऐसा ना हो कम नहीं लिखनी, यानी अब आप कहें सर ने कहा था तो मैं 3 लिख देता हूँ, तो ये फिर गलत हो जाएगा जवाब। तो कम से कम 2 लिखनी है, ज्यादा से ज्यादा आपका दिल नहीं मान रहा, आप लिखते चले जाएं भाई, तो सही है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये किया करेंगे बस 2 से ज्यादा, जीरो के अलावा 2 से ज्यादा मत लिखें, ठीक है। ओके, आ जाएं। अब अगला क्वेश्चन हम जरा अपनी तरफ से करेंगे और इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे कि अब दोनों सवाल तकरीबन एक जैसे हुए थे। तो ये हमारा ओवरऑल थर्ड क्वेश्चन है और इसमें हमने कहा कि 37,500 centimeter cube of helium gas was kept at 40 degrees centigrade at constant temperature at constant pressure. It is heated to expand to 48.1 decimeter cube. Calculate its final temperature. तो अब आपने देखा कि सवाल में आपको 37,500 V1 दिया हुआ है CM क्यूब में,
आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री और फिर आपको फाइनल वॉल्यूम दिया है 48.1 डेसीमीटर क्यूब, और अब आपसे टेम्परेचर फाइनल पूछा है T2। तो अब जो सबसे अहम बात है वो ये कि टेम्परेचर तो हर हाल में केल्विन में चेंज करना है, वो हो गया 313। अब वॉल्यूम में भी गड़बड़ है, एक सीएम क्यूब में है एक डीएम क्यूब में। यहाँ हमने आपको आज़ादी दी है, चाहे तो दोनों को सीएम क्यूब बना दें चाहे दोनों को डीएम क्यूब, लेकिन दोनों का यूनिट सेम करना जरूरी है। तो मैंने सीएम क्यूब को डीएम क्यूब बनाने का तरीका सीखा हुआ है, पहले भी किया था। 1000 से डिवाइड करना होता है, ये बन जाएगा 37.5 डीएम क्यूब। अब मैं अब फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ और फॉर्मूला है V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2। चूंकि मुझे अब की दफा टेम्परेचर निकालना है तो मैंने इस फॉर्मूले को कैसे अरेंज करूंगा कि ये जो डिनोमिनेटर में T है ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक राइट साइड पे जो T है वो लेफ्ट पे चला जाएगा और जो लेफ्ट पर है वो राइट पे चला जाएगा। तो ये पहले मैं ऐसे शो कर दूं कि ये हो जाएगा V1 T2 इज इक्वल्स टू V2 T1। अब मुझे T2 के लिए फॉर्मूला निकालना है, तो ये हो जाएगा V2 T1 डिवाइडेड बाय V1। छोटा सा फॉर्मूला डिजाइन कर ले ताकि कोई गलती ना हो। मेरे पास क्या है 48.1, T1 मेरे पास कितना है 313 केल्विन और V1 मेरे पास कितना है 37.5 डेसीमीटर। अब काम कैलकुलेटर का है कि आप इसे कैलकुलेट करें और जो भी टेम्परेचर निकलेगा वो हमें बताएं। तो 48.1 मल्टीप्लाई बाय 313 डिवाइडेड बाय 37.5 और 37.5 से डिवाइड करने के बाद जवाब आ गया 401.47 केल्विन। दिस इज माय फाइनल टेम्परेचर। इस तरह मेरे पास दो क्वेश्चंस बन गए और उन दोनों क्वेश्चंस में एक दफा मैंने वॉल्यूम सीखा, मैंने दी और प्रैक्टिस भी इसकी हम कर देंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये एक तरह से चुकी क्योंकि किताब के भी सवाल को हमने कर दिया और इसी स्टैंडर्ड का सवाल इम्तिहान में आता है कि या तो इनिशियल फाइनल वॉल्यूम दे दें और फाइनल टेम्परेचर पूछें या इनिशियल फाइनल टेम्परेचर दे दें और फाइनल वॉल्यूम पूछें। तो यूनिट कन्वर्जन भी आपको अंदाजा हो गया। टेम्परेचर में तो हमेशा करना है, वॉल्यूम में सिर्फ ये है कि अगर वो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम की यूनिट अलग अलग हो तो हम उन्हें सेम जरूर करेंगे। मैं फिर आपको याद दिला दूं, हमारा टेस्ट अब आ रहा है जिसमें हम चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक यानी 50 लॉ के न्यूमेरिकल्स तक आपसे पूछेंगे। ये टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड होगा, थ्योरी के भी एमसीक्यूज होंगे, न्यूमेरिकल भी एमसीक्यू की, यानी यही न्यूमेरिकल अगर मैं दूंगा तो मैं 4 आंसर दे दूंगा, आंसर पे टिक करना है। मगर वो सही आंसर आपको पता कैसे चलेगा, आप अपने रफ में ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। तो इस तरह हमारे तक तो सिर्फ आपको आंसर रिपोर्ट करना है लेकिन खुद रफ में जरूर करना पड़ेगा। तो ये पहला टेस्ट है, इसलिए देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है, फिर इंशाल्लाह इसमें और इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। रामेश क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर आपने अभी शुरू में बताया था ना कि इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी कर सकते हैं, तो उसको चेंज जी कैसे जी, करेंगे अगर हमें डेसीमीटर क्यूब को करना पड़े? 1000 से डिवाइड करते हैं और अगर डीएम क्यूब को सीएम क्यूब में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, दोनों में एक ही चीज मौजूद होगी। एक में 1000 से डिवाइड होगा, एक में 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, चलिए ठीक, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू बेटा। तो अब यहाँ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं बेटा। थैंक यू।